आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप एक नोटिस है उसको ध्यान से सुन लें। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड है कि लाइव क्लास लिया जाए। लाइव क्लास में बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं, यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है बाबू। वो सबको टेस्ट करके देखा जा चुका है। एक दिन के क्लास में एक हफ्ता लग जाएगा, इसलिए लाइव क्लास नहीं लिया जाए। दूसरा चीज़ कि सब लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो जो टॉपिक छूट रहा है, जब कोचिंग खुलेगा तो उस टॉपिक की पढ़ाई नहीं होगी। जान लीजिए आप इस फेरा में है कि फिर से क्लास होगा तो सब रिवीजन में ही मिलेगा। जब तक सारे चैप्टर ख़त्म नहीं करेंगे, रिवीजन हम करते नहीं। रिवीजन और पहली बार जो पढ़ाई होती है किसी चैप्टर की, शुरू में जो पढ़ाई होती है, रिवीजन में उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखिए। रिवीजन में वही बच्चा सही ढंग से पढ़ सकेगा जो पहले उस चैप्टर को पढ़ा हो। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो को देखें, और जिनका बीच में वीडियो छूटा भी है उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस चैप्टर को देखें, क्योंकि शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। जो बच्चे सेकेंड ईयर में सीधे आए हैं, नहीं समझ में आ रहा था, उनके लिए मैंने एक अलग से क्लास दिया, फंडामेंटल से शुरू किया है। पार्टनरशिप की शुरुआत जहाँ से हो रही है वहाँ से मैंने क्लास देना शुरू किया है, तो वहाँ से उसको देखते रहें। यानी इतनी व्यवस्था सबके लिए कर दी गई है कि सबको समझ में आएगा। अब कोई क्लास करेगा ही नहीं, दूसरे कामों में व्यस्त रहेगा। ये एक दिन में सोचेगा 10 दिन बाद, एक हफ्ता बाद देखेंगे, तो एक हफ्ता का डोज आपके पास पहुंच चुका होगा। एक बार में एक हफ्ता का डोज आप नहीं उठा ले पाइएगा। इसलिए रोज़ का क्लास आप रोज़ देखें, रोज़ समझें। प्लस अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कहीं दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करें हमें, हम उसको फिर से समझाएंगे, फिर से उसको बताएंगे। लेकिन क्लास वीडियो रेगुलर देखें। ये कई बार मैंने मैसेज किया, लेकिन रेगुलर सब लोग देख नहीं रहे हैं। तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर क्लास आपका छूटेगा, आप जानिएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का नया चैप्टर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार की मृत्यु। एक बात मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि ये चैप्टर, जो पिछला चैप्टर अभी अभी बीता है, ख़त्म हुआ है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार का अवकाश ग्रहण, लगभग उसी की कॉपी है। 90% 95% वही सारा टॉपिक है। इसमें भी बहुत माइनर चेंजिंग है कहीं कहीं, फिर भी मैं पूरा समझा दे रहा हूँ आपको। वहाँ अवकाश ग्रहण करने वाले को हम लोग रिटायरिंग पार्टनर कह रहे थे, मरने वाले को क्या कहेंगे? मृत साझेदार को इसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिसीज्ड पार्टनर। मृत साझेदार, याद रखिएगा, मृत साझेदार। जिस तरह से हम रिटायरमेंट और इसका कंपेरेटिव स्टडी करते जाएंगे। इससे रिटायरमेंट में आपने क्या देखा, पूरे चैप्टर का, रिटायरमेंट चैप्टर का समरी क्या था? क्या आपने रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब निकाला कि सब मिला जुलाकर उसे कितना पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए पैसा है, नहीं है, लोन में डालना है, कैश पेमेंट करना है, बैंक से लोन लेकर पेमेंट करना है, या जो कंटिन्यू एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जो रिटायर नहीं हुए लोग उसको खरीदेंगे, पैसा लाइन से पेमेंट करना है। वो सब चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर भी हमें कुल मिलाकर डिसीज पार्टनर का हिसाब करना है कि जो साझेदार मर गया उसका हमारे संस्था में कितना हिसाब निकल रहा है, उसे उसका पेबल अमाउंट कितना है, कितना पेमेंट करना है, ये पता करना है। ये कैसे पता होगा? ये पता करने के लिए क्या क्या करेंगे, उसी पर हम गौर करने जा रहे हैं।
सबसे पहले हम जो साझेदार मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लेंगे। उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा जाएगा, कुछ चीज़ों को घटाया जाएगा, तब जाकर हिसाब निकलेगा। अगर हम लेजर के रूप में समझे, खाता के रूप में, तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, और उसमें जुटने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सब बीडी वाले साइड में, क्रेडिट में, और घटने वाला जितना चीज़ें डेबिट में। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किन किन चीज़ों में डिसीज पार्टनर को शेयर दिया जाएगा, हिस्सा मिलेगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो जुटेगा, निगेटिव होगा तो घटेगा। तो आप सबसे पहले देखिए, अगर फर्म में डिसीज पार्टनर को पहले से कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा होगा, जैसे सैलरी मिल रहा हो, कमीशन दिया जा रहा हो, तो फिर वो देंगे उसे। उसका कमीशन में जितना हिस्सा आया या सैलरी जितना बना, वेज जितना बना, वो ओपनिंग बैलेंस में, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में जोड़ेंगे। प्लस अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस में जोड़ेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, इसको हम आपको फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी ओपनिंग बैलेंस पर ही निकलता है। इसको कभी भी आप क्लोजिंग बैलेंस पर ना निकालेंगे। जब भी निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस साल के पहले दिन के बैलेंस पर निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो साल के पहले दिन से लेकर, पूरे साल का निकलेगा नहीं यहाँ पे, साल के पहले दिन से लेकर जिस दिन वो मरा, डेथ हुआ उसका, उस दिन तक का, वो महीना में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। अगर किसी महीने के पहले या आखिरी तारीख को मरा तो मंथ में निकल जाएगा। अगर महीना के बीच में कभी उसकी मृत्यु होती है तो दिन में निकालना पड़ेगा, वो भी जुटेगा उसके कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावे हम देखेंगे कि गुडविल में भी उसका हिस्सा आएगा, वो भी उसमें जुटेगा उसके पूंजी खाते में। गुडविल का ट्रीटमेंट हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे रिटायरमेंट में कर रहे थे। रिटायरमेंट में हम क्या कर रहे थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जो साझेदार रिटायर नहीं किए थे उनके पूंजी खाते को हम डेबिट कर रहे थे, और जो साझेदार रिटायर किया था उसके पूंजी खाते को हम क्रेडिट कर रहे थे। वही वाला एंट्री यहाँ भी होगा, केवल अब यहाँ रिटायरिंग की जगह डिसीज्ड पार्टनर लिखा जाएगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही वाला एंट्री है। उसमें यहाँ रिटायरिंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर है। किस रेशियो में, वहाँ भी आपने गेनिंग रेशियो में एंट्री बनाया तो यहाँ भी गेनिंग रेशियो में ही बनेगा। तो मैंने क्या क्या बताया, डिसीज पार्टनर मिल साझेदार के कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस में आपने उसका सैलरी, कमीशन, बोनस जो मिलना है, रेम्यूनरेशन जोड़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा, गुडविल में हिस्सा आएगा, ये भी उसमें जोड़ेंगे, जुटेगा। अब हम देखेंगे कि क्या साझेदारी संस्था में पहले से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई अविभाजित लाभ या रिजर्व वगैरह है, उसमें भी हिस्सा इसका निकाल कर जोड़ेंगे, उसमें भी हिस्सा निकाल कर हम इसका जोड़ेंगे। अब देखेंगे कि अगर साल के बीच में कभी रिटायर किया, मृत्यु हुई, तो साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु के दिन तक का बिजनेस में हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। इस पर क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा। अनुमानित लाभ निकालेंगे पिछले वर्षों के लाभों के आधार पर, और उसमें भी उसका हिस्सा जोड़ेंगे, अनुमानित लाभ में हिस्सा जोड़ेंगे। अगर एसेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना है
तो उसमें उसका हिस्सा हम जोड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। एक बार मैं फिर से सबको रिवाइज कर देता हूँ। कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में पार्टनर को मिलने वाला किसी तरह का रेम्यूनरेशन, जो सैलरी कमीशन होगा वो जुटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुटेगा, रिजर्व फंड, रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल अकाउंट में हिस्सा जुटेगा, गुडविल में हिस्सा जुटेगा, रिवैल्यूएशन का खाता खोलेंगे अगर रिवैल्यूएशन का टॉपिक होगा, उसके प्रॉफिट में हिस्सा जुटेगा, साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु के दिन तक के लाभ में, अनुमानित लाभ में हिस्सा जुटेगा। अब घटेगा क्या क्या ये देखें आप। ड्राइंग होगा वो घटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो घटेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है ये आप बेस फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, या तो निकाल कर दिया होगा या आपको निकालना पड़ेगा तो कैसे कैलकुलेट करना ये पढ़ चुके हैं आप पहले। तो ड्राइंग घटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटेगा। अगर पहले से अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो तो लॉस होता है, उसको हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिवाइडेड लॉस, अवितरित या अविभाजित हानि कहते हैं, उसमें भी हिस्सा घटेगा। अगर इवैल्यूएशन अकाउंट खोला गया उसमें लॉस है, उसमें भी हिस्सा घटेगा। तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में हिस्सा घटेगा, रिवैल्यूएशन के लॉस में हिस्सा घटेगा। और ये सारा चीज़ करने के बाद तब हमें पता चलेगा कि डिसीज पार्टनर का, मृत साझेदार का हिसाब कितना निकल रहा है। तो मैं फिर से एक बार ही कर रहा हूँ। डिसीज पार्टनर के ओपनिंग बैलेंस में, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व वगैरह में हिस्सा, साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु के दिन तक के लाभ में हिस्सा, गुडविल में हिस्सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट में हिस्सा, इस सबको जोड़ दीजिए ओपनिंग बैलेंस में। उसका डिसीज पार्टनर का ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में हिस्सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस में हिस्सा घटा दीजिए। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इन्हीं में से होगा तो जोड़ के घटा के तब हम निकालेंगे डिसीज पार्टनर को कितना पेमेंट करना है, कितना उसका हिसाब निकल रहा है। अब रिटायरिंग पार्टनर से यहाँ थोड़ा सा डिफर कर रहा है, यहाँ पे अब करेगा। रिटायरिंग पार्टनर में आपने सीधे पेमेंट कर दिया रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब फ्यूचर में आपने पेमेंट किया, रिटायरिंग पार्टनर इंटरेस्ट अकाउंट दिया रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट, या फिर बैंक से लोन लेकर पेमेंट किया, बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट, और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। साझेदारों से पैसा लेकर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैश लाए, उससे पेमेंट किया तो कैश या बैंक अकाउंट दिया टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। तो सीधे आपने डायरेक्ट पेमेंट किया, जैसे जो भी मोड था। यहाँ डिसीज पार्टनर को हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो डेथ कर चुका है। उसको पेमेंट कैसे करेंगे आप? हम उसके उत्तराधिकारी को पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने से पहले डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, हम डायरेक्ट उसके बैलेंस को हम उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसका लेखा होगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीज पार्टनर्स एक्सिक्यूटर। एक्सिक्यूटर मीन्स उत्तराधिकारी। और जिस तरह से रिटायरमेंट आप पार्टनर में हम सीधे रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे थे, यहाँ सीधे नहीं करेंगे, बल्कि डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जो बचेगा लास्ट में आएगा उसको डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे हम। अगर कैश पेमेंट करना है तो वहाँ क्या हो रहा था, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक। यहाँ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR नहीं होगा, डिसीज पार्टनर्स
एक्सिक्यूटर अकाउंट दिया टू कैशियर बैंक। वहाँ लोन में भेजना था तो हम कैसे कर रहे थे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ होगा आपको डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट दिया टू डिसीज पार्टनर्स एक्सिक्यूटर्स लोन अकाउंट। फिर फ्यूचर में पेमेंट किया हमने, रिटायरमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया टू कैशियर बैंक अकाउंट। यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट, एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट, और डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट दिया टू कैशियर बैंक अकाउंट। यानी 2-3 चीज़ें यहाँ पर रिटायरमेंट से अलग हैं। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ नहीं मिला था और एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं मिला था, क्योंकि रिटायरमेंट में जितना भी क्वेश्चन था पार्टनर या तो साल के आखिरी दिन या पहले दिन रिटायर कर रहा था, इसलिए नहीं मिला। लेकिन यहाँ मृत्यु फिक्स नहीं है, कब मृत्यु होगी कभी भी हो सकती है, इसलिए साल के पहले दिन आखिरी दिन जरूरी नहीं, हो सकता है उसी दिन हो सकता है बीच में भी हो। तो यहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट में हिस्सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सीधे पेमेंट नहीं करना है डिसीज पार्टनर को, पहले उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद उसे पेमेंट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन हम अगले क्लास से बनाएंगे। मैंने स्टार्ट कर दिया इस चैप्टर को, आप बुक्स को कंसल्ट करें, इसके बारे में पढ़ें, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन बनाते जाऊंगा। टॉपिक सारे क्लियर होते जाएंगे, कौन कौन सा जुटना है। गुडविल का अलग से हम क्वेश्चन बनाएंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट में कैसे हिस्सा मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें कैसे हिस्सा मिलता है, रिजर्व वगैरह में कैसे, तो पहले ही बना चुके हैं आप, कैसे हिस्सा मिलता है, गुडविल में कैसे होता है, रिवैल्यूएशन में पहले खोल चुके हैं, ठीक वही चीज़ करना है। इस सब पर अलग अलग क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो आज मैंने इस चैप्टर का समरी बता दिया आपको, अब अगले क्लास का क्वेश्चन बनाया जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। औसत लाभ 1,36,000 है, कैपिटल इन्वेस्टेड 7 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट जो 1,36,000 इसमें दिया है, 16,000 पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया गया है, तब है ये, यानी इसे हम घटा देंगे पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन इसमें से, 1,36,000 माइनस 16,000 इजकल टू 1,20,000। अब आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड गुने रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड 7 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो 7 लाख गुने 12/100, 12×7 84,000। अब आते हैं हम सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, $1,20,000 माइनस 84,000 इजकल टू 36,000। 36,000 सुपर प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है टू ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट,
गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो सुपर प्रॉफिट 36,000 है, 2 ईयर्स परचेज है, यानी गुडविल का वैल्यूएशन होगा 72,000। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड तीसरी विधि में, क्वेश्चन नंबर 15। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस विधि में गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? इस विधि में एक्चुअल कैपिटल और प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंस गुडविल होता है। यानी वास्तव में हमारी पूंजी कितनी लगी है और हमने एक्चुअली प्रॉफिट कितना अर्न किया, लाभ कितना कमाया, किस रेट से कमाया, मैंने रेट का अनुमान कितना था, तो उस रेट के अनुसार हमारी कितनी पूंजी लगनी चाहिए थी और वास्तव में कितनी पूंजी लगी है। तो हमारा जो लाभ का अनुमानित दर था, यानी जो अनुमान था, जरूरी नहीं है कि वास्तव में उतना ही लाभ होगा, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारा जो लाभ रेट ऑफ रिटर्न का अनुमान था और वास्तव में जो लाभ हुआ, ये दोनों के आधार पर हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे और तब देखेंगे एक्चुअल कैपिटल मेरा कितना है। ये दोनों का अंतर ही गुडविल कहलाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में है कि 40,000 रुपया कैपिटल है मेरा, यानी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 40,000, 9,000 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न 10% है, अनुमान था हमारा 10% लाभ होगा। तो किस पूंजी का 10% 9,000 होगा, हम ये निकालेंगे। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इजकल टू एवरेज प्रॉफिट गुने सौ बटा रेट ऑफ रिटर्न। ये फार्मूला है प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का। इस मेथड में, कैपिटलाइजेशन मेथड में, कोई भी गुडविल का वैल्यूएशन करिएगा तो प्रॉफिट को पहले कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो कितना लाभ एक्चुअल प्रॉफिट है मेरे पास? 9,000 गुने 100, रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इसका मतलब हुआ कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू 90,000, यानी 90,000 रुपया हमारा कैपिटल होता, तब 10% की दर से हम 9,000 मुनाफा कमाते। अब देखेंगे वास्तव में कितना कैपिटल लगा है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, वास्तव में लगा है हमारा कैपिटल 50,000, नहीं सॉरी 40,000। वास्तव में पूंजी लगा है 40,000, लेकिन लाभ को दर का जो अनुमान था 10% होगा, जो लाभ हुआ कमाई, तो अनुमान तो मेरा 40,000 लगा था, इसका 10% 4,000 रुपया लाभ होना चाहिए, लेकिन हम लाभ कमाए 9,000। तो फिर 9,000 लाभ कमाने के लिए 10% के हिसाब से कितना पूंजी चाहिए था, उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। पहले वो निकालेंगे, फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया होगा वास्तव में कितनी पूंजी लगी। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देंगे, तब गुडविल आएगा। गुडविल इज इक्वल टू
कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 90,000 माइनस 40,000 इजकल टू 50 है। ये हुआ हमारा गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू इसी तरह से काम करता है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू का लगभग सारा क्वेश्चन हम बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16 पर। 10% रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे। इसमें 3 सालों का लाभ दिया है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। 3 सालों के लाभ में पहले साल का लाभ 30,000 है लिखा, उसमें 3,000 का नॉन रिकरिंग इनकम शामिल है, इसको घटा देंगे हम। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे, शीर्षक क्या निकाल रहे हैं हम। अब आते हैं हम एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। तीनों जोड़कर 3 से भाग देंगे, और तीनों जोड़ने में याद रखिए 30,000 रुपया का जो प्रॉफिट है उसमें से 3,000 रुपया गैर आवर्ती आय नॉन रिकरिंग इनकम घटा देंगे। $30,000 माइनस 3,000 ब्रैकेट में कर दिया हमने, प्लस 40,000 प्लस 50,000 बटा 3। यानी कि एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। तो 1,17,000 बटा 3। तीन तिहाई 9, 2 पर 7 27, 39,000 रुपया ये होगा हमारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। अब इसको हम कैपिटलाइज्ड करेंगे। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट गुने 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी ये वाला फॉर्मूला होगा। थोड़ा नीचे करिए इसको। अब आते हैं एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है कितना, तो ये है 39,000 गुने 100 बटा
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसका कितना है 10% बटा 10, तो ये 3,90,000 रुपया आएगा। अब आते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ₹3,00,000। तो फिर वही गुडविल वाला फॉर्मूला होगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 3,90,000 माइनस 3,00,000 इक्वल टू 90,000। ये गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है, लेकिन एसेट्स लिखा है 3,00,000। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। ये 11th क्लास में ही आप पढ़े हैं सूत्र, फार्मूला इसको क्वेश्चन ही बताया गया। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी सीधे सीधे यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। तो जो एसेट्स दिया है उतना ही रुपया हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। बस यही इसमें नया चीज़ है क्वेश्चन नंबर 17 में, बाकी आपसे बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें एक्चुअल प्रॉफिट 72,000 दिया है, रेट ऑफ रिटर्न 12%। पहले कैपिटलाइजेशन है, वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट गुने 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में 72,000 है, 72,000 है, 12% रेट ऑफ रिटर्न है। 72,000 गुने 100 बटा 12, मतलब 6 लाख रुपया आया हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू। अब आते हैं
एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो यहाँ सीधे सीधे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया क्वेश्चन में, इसमें लिखा है कि 8 लाख का एसेट्स है और 3 लाख का लायबिलिटी है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी इस लायबिलिटी को उधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ लागू होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कितने का इस क्वेश्चन में? 8 लाख का है, लायबिलिटी 3,20,000 का है। तो 8 लाख माइनस 3,20,000 इक्वल टू 4,80,000। ये हुआ आपका, दोनों निकल गया। तो फिर अब हम गुडविल आसानी से निकाल लेंगे। गुडविल इक्वल टू कैपिटल आई कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इक्वल टू 6 लाख माइनस 4,80,000 इक्वल टू 1,20,000। ये हमारा गुडविल हुआ। अब 18 के बाद 19 देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें एक्चुअल कैपिटल 5 लाख है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 5 लाख। 80,000 रुपया का लाभ है, 10 सालों का औसत लाभ है। लेकिन इसमें दो पार्टनर हैं, ए और बी, दोनों का 8,000 प्रति वर्ष का सैलरी है, उसको नहीं घटाया गया है। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। ये फार्मूला लिखने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, सीधे भी घटा सकते हैं। तो 80,000 रुपया का लाभ है माइनस 8,000 गुने 2, 2 पार्टनर, जितने पार्टनर हैं उतना से गुना करेंगे। तो ये आपका आया 16,000 घट जाएगा 64,000। अब आते हैं हम इसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज एक्चुअल
प्रॉफिट गुना 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न इजकल टू 64,000 गुने 100। इसमें रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%। 10 इजकल टू 6,40,000। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू 6,40,000 है, तो गुडविल मेरा कितना होगा? गुडविल इजकल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। $6,40,000 माइनस 5 लाख इजकल टू 1,40,000। ये निकला हमारा गुडविल। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर चलेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें क्या लिखा है? 80,000 जो एक्चुअल प्रॉफिट निकाला गया, स्टॉक को 8,000 कम दिखाएगा। स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एट द एंड। तो आपको याद है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रहता है। और आप ट्रेडिंग अकाउंट को इमेजिन करिए कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को उसके एक्चुअल वैल्यू से हम कम दिखाएं तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा? एक्चुअल वैल्यू से कम दिखाएं तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। यानी क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाने से प्रॉफिट घट गया होगा। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट में स्टॉक को जोड़ेंगे तब एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इजकल टू 80,000 प्लस 8,000 इजकल टू 88,000। 88,000 हो जाएगा ये। अगर लिखा होता कि स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा दिखा दिया गया तब माइनस करते हैं। अब 8% रेट ऑफ रिटर्न है तो हमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना होगा। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इजकल टू एवरेज प्रॉफिट गुने 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आया? 88,000 गुने 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न कितना इसका? नहीं सॉरी, इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, इसलिए ये वाला स्टेप हमें बदल देना पड़ेगा।
पूंजी 8 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो ये तो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग आते हैं, ये सुपर प्रॉफिट विधि से बनाया गया है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। 8 लाख गुने 8/100 इक्वल टू 64,000। तो अब आते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 88,000 माइनस 64,000 24,000। अब एक स्टेप हम यहाँ बढ़ जाते हैं। लिखा है सुपर प्रॉफिट का 7 गुना। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 24,000 आया है, इसका 7 गुना निकालना है। 0 0 7 को 28 का 1,68,000 रुपया हमारा गुडविल निकलेगा। ठीक है, अब आप इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब कल अगले क्लास में हम नया चैप्टर बताएंगे।